को अलोन नहीं दिया गया। मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी के रिमूवल किस तरह होगा? सिर्फ एक कंडीशन पर होगा, जब सुप्रीम जुडिशियल कमीशन एडवाइस करे कि प्रेसिडेंट को, वो भी किसी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ग्राउंड पर या किसी और टेक्निकल ग्राउंड पर, तभी जाकर प्रेसिडेंट जो है मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज ही हैज नो पावर। तो इस तरह से अगर कोई भी जज बेंच पर बैठा है तो वो जो है सिक्योर फील करेगा कि अगर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसीजन दूंगा या कोई ऑर्डर पास करूंगा तो गवर्नमेंट मुझे फिल फॉर सीट से हटा नहीं देगी। सो दिस इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके बाद एक और सैलिएंट फीचर हमें मिलता है इन इस्लामिक प्रोविजंस। इससे पहले हमारे 1973 से पहले जो दो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें इस्लामिक प्रोविजंस एज सच नहीं थे, तो इसलिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इस्लामिक करेक्टर जो है हासिल है, जो कि पहले नहीं था। तो बहुत सारे इस्लामिक प्रोविजंस हैं, मैं सारे पुट नहीं कर सकता था, तो मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैंने वो मेंशन किए हैं, जिसमें आ जाता है जिसने हमारी कंट्री को एक इस्लामिक नेम दिया है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमें आर्टिकल 2 नज़र आता है, जिसमें बताया गया है दैट इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन। देन उसके बाद अगर हम आगे और जो है कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो प्रेसिडेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ एक मुस्लिम बन सकता है। उसकी कंडीशंस जो है क्वालिफिकेशन में ये भी एक क्वालिफिकेशन ऐड की गई है। प्रेसिडेंट के लिए जो है वो आर्टिकल 41 में बताया गया है और प्राइम मिनिस्टर के लिए आर्टिकल 91 में बताया गया है कि दैट ही शुड बी अ मुस्लिम। फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इस्लामाइजेशन ऑफ द लॉज। आर्टिकल 227 हमें बताता है कि जो भी लॉज पास होंगे, वेदर वो पार्लियामेंट से हो रहे हैं या वो प्रोविंशियल असेंबली से हो रहे हैं, that should be in conformity with the teachings of Islam. It should not be in contrary with any hadith or sunnah. So ये हमें जो है स्पेसिफिकली ये बताया गया है और इसके ऊपर जो है आर्टिकल 228 के तहत इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भी बनाई गई है, जो कि इन सब चीज़ों को सुपरवाइज करती है। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फीचर है जो है आर्टिकल 260 में डेफिनेशन बताई गई है मुस्लिम की, और मुस्लिम की डेफिनेशन में दो चीज़ें बताई गई हैं, दो कंडीशंस बताई गई हैं। Number 1, that he should believe in the oneness of Allah, and number 2, that he should believe in the ख़त्म नबूवत। तो ये दो चीज़ें बताई गई हैं मुस्लिम की कैटेगरी के लिए कि अगर दो ये चीज़ों पे कोई बंदा बिलीव करेगा तभी वो मुसलमान माना जाएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, अदरवाइज ही शैल बी कैटेगराइज एज नॉन मुस्लिम। तो ये इन सब प्रोविजंस के बाद बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड इस्लामिक कैरेक्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल हुआ है। उसके बाद हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वेलफेयर स्टेट। मैं आपको पहले थोड़ा सा वेलफेयर स्टेट की एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं कि वेलफेयर स्टेट कौन से होते हैं, जो कि ना सिर्फ गवर्नमेंट इटसेल्फ के वेलबींग के लिए काम करें, बल्कि जो इंडिविजुअल्स हैं कंट्री के, जो मतलब कि जनरल पब्लिक है, उनकी वेलफेयर के लिए इंडिविजुअली काम करें, और उसके अलावा इंटरनेशनल एरेना पे भी और प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस के लिए काम करें या गुड रिलेशन बनाने के लिए काम करें। और ऑन द कंट्री अगर जो नॉन वेलफेयर कंट्रीज होते हैं, जिस तरह हमारे जो एग्जांपल्स हैं भूटान है या फिर साउथ अफ्रीका के छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिसको हम बनाना रिपब्लिक भी कहते हैं आम अल्फाज में, तो उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड नहीं करता। वो बेसिक चीज़ें होती हैं उनकी कि वो सिर्फ अपने कंट्री को एक्सटर्नल एक्सक्लूजन से बचाते हैं कि भाई कोई और आगे कब्जा ना कर ले, और वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ उतनी हद तक के वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट रन कर सकें, और वो लोगों से टैक्स लेते हैं इसलिए ताकि वो उनको सिटीजनशिप जो है दे सकें। इसके अलावा वो और कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। ऑन द कंट्री अगर हम अपने वेलफेयर स्टेट्स में देखें, जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, या जो दूसरी गवर्नमेंट वॉलंटरी स्कीम्स आती है, जिस तरह प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया था, हेल्थ कार्ड अनाउंस किया था, तो ये सब चीज़ें वेलफेयर स्टेट थ्योरी के तहत गवर्नमेंट अनाउंस करती है। और ये हमें पता कैसे चलता है कि कोई स्टेट वेलफेयर स्टेट है या नहीं है? उस स्टेट की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ है उसमें ये वाज़ेह चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं कि जो है स्टेट जो है इंडियन वेलफेयर चीज़ों को प्रमोट करेगा, न सिर्फ इंडिविजुअली इंटरनली कंट्री के अंदर, बल्कि इंटरनेशनल एरेना पे भी। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वो पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट इलेक्शंस, जो कि इससे पहले इलेक्शंस में भी था, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी था,
तो 1973 प्रोवाइड करता है डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस के जो 18 साल जो पूरे होंगे ऑब्वियसली उन एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस हम उसको कहते हैं, जो है हमें डायरेक्ट इलेक्शंस की 1973 प्रोवाइड करता है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फीचर है हाई ट्रीजन, जो कि इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 6 जो है वो हाई ट्रीजन को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो हाई ट्रीजन क्या है? कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेट करे, जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करे या उसके किसी प्रोविजन को एब्रोगेट करे। अनकॉन्स्टिट्यूशनली से मुराद ये है कि में पढ़ा कि आर्टिकल 239 में हमें ये बताया गया है कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है, लीगली अमेंडमेंट हो सकती है। अगर कोई बंदा उस तरीके से हट के अमेंडमेंट करेगा, किसी भी प्रोविजन को ऑल्टर करेगा या किसी भी प्रोविजन में एडिशन करेगा, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन होगी। और आर्टिकल 6 ये भी बताता है कि न सिर्फ वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन करने वाला बंदा जो है लायबल होगा, बल्कि उसको किसी भी और अथॉरिटी ने अगर एड किया है, सपोर्ट किया है, या फिर किसी अथॉरिटी ने फॉर सपोज कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया है, तो वो सब मिलकर जो है लायबल होंगे हाई ट्रीजन के। और हाई ट्रीजन की जो वो है पनिशमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। बट अब हमारे पास हाई ट्रीजन एक्ट आ गया है, तो हाई ट्रीजन एक्ट में जो है इसकी पनिशमेंट जो है वो सजाए मौत है। अब उसके अलावा बहुत सारे और सैलिएंट फीचर्स हैं, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं सारे जो है मेंशन नहीं कर सका हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। मैं आपको इनकी जो है वन लाइनर जो है ओवरव्यू एक दे देता हूँ। उसमें जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है, जो कि हमें आर्टिकल 2 में मिलता है, जो कि हम अगर ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक सोर्स है तो गलत नहीं होगा। इसकी वर्डिंग आपको प्रीएम्बल में जो है प्रोवाइडेड है, लेकिन इसकी जो अथॉरिटी इसको दी गई है वो आर्टिकल 2 में दी गई है। उसके बाद दूसरा फीचर है होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम। तो जो प्रेसिडेंट है और उसको पावर दिया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के, वो रेफरेंडम होल्ड कर सकता है ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या नेशनल इंपॉर्टेंस पे। फॉर सपोज अगर हम इंडिया से टॉक्स करना चाह रहे हैं कश्मीर के जो है इशू पर, तो प्रेसिडेंट रेफरेंडम होल्ड कर सकता है, जनरल पब्लिक से पूछ सकता है, और अगर उसमें 51% उसको वोट्स उसके फेवर में आते हैं तो फिर गवर्नमेंट उस चीज़ पे एक्ट अपॉन करेगी।